ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये न्यूमेरिकल किया था। यस, ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ पे ये जो स्टेप्स हमने यूज किए ना, यहाँ पे देखो, एन, ये लैम्बडा इंटू एन नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू ये एन होता है करके। तो ये बात जो हमने यूज की, एक्चुअली हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया कि n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी, करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बट जैसा कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन, वी कैन जस्ट यूज दिस वन हियर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करके भी हमको लैम्बडा का वैल्यू निकालने आ सकता है, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा हमको लॉजिक अलग यूज करना पड़ेगा। जैसा कि देखो, अभी we'll just try to do that same sum using another formula. Okay, see here, question number 19, ठीक है, जो कि हम फिर से कर रहे हैं एक्चुअली, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये दूसरा मेथड जो है, तो वो दूसरा मेथड बताने के लिए मैं ये फिर से कर रहा हूँ। देखो ठीक से, इफ यू जस्ट ड्रॉ अ टाइम लाइन, तो इस टाइम लाइन पे स्टार्टिंग में जो है वो टाइम t इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 आवर्स के बाद ये जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट मार्क अ पॉइंट हियर दैट इज आफ्टर 20 आवर्स। ओके, सो t विल बी एक्चुअली इक्वल टू 20। कंसिडर दैट द r जो है वो यूनिट ही है, वो कांस्टेंट है सभी के लिए, एंड दिस इज आफ्टर 30 आवर्स, सो यू कैन सी t इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पे कितना n का वैल्यू दिया हुआ है, देखो डिसइंटीग्रेशन रेट जो है तो वो दिया हुआ है यहाँ पे 10⁻10 पर आवर। ओके, यस, तो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है कि हियर इट इज dn/dt, मतलब एक्टिविटी ही हो गया वो एक तरह से। dn/dt का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻10। ओके, और जबकि यहाँ पे dn/dt वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेकेंड जो इंस्टेंट है, तो वहाँ पे दिया हुआ है 6.3 इंटू 10⁻9। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड यूनिट्स कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अब देखो, हमको ये पता है कि हाँ, ये एन हमने उसमें भी निकाला था एक्चुअली, याद है आपको?
यस, ये जो हमने किया था dn by dt is equal to 10 raised to 10, so 10 raised to 10 will actually be equal to lambda into n. ये तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा. यस, हमने दोनों का रेशियो लिया था, राइट? ओके, तो dn by dt in the first case, so we can say this is the dn by dt 1, which is going to be actually lambda into n1. N1 we don't know, okay, and here it is dn by dt in the second case will be equal to lambda into n2, where n2 is going to be the number of disintegrated nuclei at that time. And if just suppose we take the ratio of these two, then we can just find out the n1 upon n2, correct है? तो देखो यहाँ से हमको मिलता है कि n1 upon n2 is actually going to be lambda cancel हो जाएगा और हमको मिलेगा simply dn by dt in the first case, which is given to be 10 raised to 10 here, and hence it will be 10 raised to 10, that is to be divided by this dn by dt in the second case, which is already given to be this 6.3 into 10 raised to 9 here, correct? So here it is going to be 6.3 into 10 raised to 9. Okay, now just we can express this as 10 upon 6.3 as we have done it in last time also. Okay, so now we can just use a simple formula, that is lambda is equal to, lambda के लिए formula क्या होता है देखो, तो वो होता है 2.303 into log of to the base 10 of n naught upon n, and that is to be divided by टाइम t, करेक्ट है? तो ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पे कौन से इंटरवल में पता है? ये देखो, ये 20 से लेके 30 तक का जो इंटरवल है कि नहीं, इस इंटरवल के अंदर हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है, लॉग वाला जो फॉर्मूला है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे इस इंटरवल के अंदर. तो यहाँ पे इनिशियल जो है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे जो बनते हैं उसको हमने n1 बोल के रखा है, तो वो n1 रहेगा. और यहाँ पे आफ्टर दिस टाइम, दिस इंटरवल, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैज अज्यूम्ड टू बी n2 हियर, करेक्ट है? n2 उसको हमने बोल के रखा है. तो इसलिए ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस इंटरवल के अंदर, तो 2.303 will be kept as it is. Here it will be log of to the base 10 kept as it is, and here it will be n naught. n naught के बदले क्या आने वाला है? यहाँ पे n1 आने वाला है. क्यों? क्योंकि हम इस इंटरवल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ये इंटरवल हमने स्किप किया. डायरेक्ट यहाँ से हमारा अगर टाइम काउंटिंग स्टार्ट होता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि n1 will actually be the initial number of nuclei and n2 will be the final number of nuclei left here, and that is to be divided by the time interval in which this change takes place. So अभी यहाँ पे टाइम इंटरवल हमको कितना लेना है? 20 और 30, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना बनता है? 10. So that 10 has to be taken here, and hence we can just get this as lambda finally equal to
2.303 into log of this ratio, which is obtained here to be 10 by 6.3. So 10 upon 6.3, and that is to be at the base 10. And if we just work out, तो 10 upon 6.3 कितना बनता है, तो हमको पता है 1.587. Okay, so it's going to be 1.587. So here it is 2.303 into log of 1.587. Okay, and then we can just solve it in the same way as we have done it in the last method. देखो यहाँ पे लैम्बडा निकालने के लिए हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर हमको मिल रहा है कि नहीं, इधर लैम्बडा का वैल्यू कैसे मिला था हमको, दिस होल थिंग, that means 2.303 into log of 1.5873 to the base 10, and that is to be divided by this 10. देखो ये 10 नीचे जाने वाला है, करेक्ट है। तो इस तरह से इसके बाद once we get the lambda, we know already what we have to do next, करेक्ट है। सो लैम्बडा फाइंड करने के लिए ये जो हमने e raised to वाला जो फॉर्मूला यूज किया था, तो उसके बदले ये दूसरा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल ट्राई टू डू इट। Okay, just see this question number 16 from here. Okay, just read the question. The sample of carbon obtained from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram per minute. Okay, a sample of carbon obtained from very old charcoal shows a disintegration rate of 12.3 disintegration per gram per minute. So what should be the age of old sample, given that the decay constant of carbon to be 3.839 into 10 raised to minus 12 per second. Yes, तो decay constant दिया हुआ है। Okay. देखो यहाँ पे एक बात समझने हमको जरूरी है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, वो जो जिंदा है, बराबर। जो जिंदा है उसका उसमें से जो कार्बन हमको मिलता है, उस सैंपल का डिके रेट कितना होता है, ये होता है देखो 15.3 डिकेस पर ग्राम पर मिनट, ये होता है जिंदा वाले ऑर्गेनिज्म का डिके रेट। ओके, but we suppose the sample of carbon obtained from very old charcoal, अभी इसमें इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरता है, तो मरने के बाद कुछ साल के बाद जब उसको जलाया जाता है, तो उसके बाद उसका जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और
कुछ साल के बाद अगर वो 12.3 इतना अगर हो जाता है डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट, तो ये अगर हो गया तो उसके उससे हम उसका एज निकाल सकते हैं। एज मतलब उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से समय वो जिंदा था। ठीक है, मतलब उसका उसको मरे हुए कितना साल हो गए, ये हम इसमें से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सपोज हैव दिस एज अ टाइम लाइन ऑफ इट्स लाइफ। ओके, ये उसका लाइफ है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे वो मर गया, और उसके बाद फिर बहुत टाइम के बाद अगर हम उसमें से निकलने वाले कार्बन का डिके रेट अगर चेक किया, तो ये पता चलता है कि ये इस पूरे टाइम के अंदर डिके रेट धीरे धीरे कम 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 होता जाता है। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इस यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि जब वो जिंदा था तो उस समय का जो डीके रेट है उसका, तो वो बोल देंगे dN/dt, जो कि इनिशियली, ठीक है, व्हेन टाइम t वाज इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 का जो डीके रेट है, तो वो उसका 15.3 ही रहा होगा। ठीक है, 15.3 डीकेस पर सेक पर ग्राम पर मिनट। ओके, ये डीके रेट उसका स्टार्टिंग में था जब वो जस्ट जिंदा था, और जब मरने को था, मतलब मर गया, उसके बाद फिर जस्ट टी टाइम के बाद we want to find out the time t here, after which its decay rate will actually become equal to 12.3 here। तो ये जो डिके रेट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, वो 12.3 बन जाएगा, ऑब्वियसली इन द सेम यूनिट्स, दैट इज पर ग्राम पर मिनट। ओके, तो ये डिके रेट जब बनेगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमको टाइम ढूंढ के निकालना है। यस, तो अभी टाइम ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है ऑलरेडी, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 6.303 into log of n naught upon n into upon to the base 10 the whole divided by lambda। करेक्ट है? तो इसमें से हमको दो पार्ट्स निकालने हैं, एक तो ये लैम्बडा, ठीक है, ये लैम्बडा हमको पता नहीं है, और दूसरा ये जो एन नॉट अपॉन एन जो रेशियो है वो भी हमको निकालना है। देखो दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो सबसे पहली बात ये समझ के लो कि dN/dt इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये बराबर है। तो इसलिए फिर ये पहला वाला जो dN/dt का वैल्यू है, तो वो n नॉट के साथ प्रोपोर्शन में रहा होगा, और ये जो दूसरा वैल्यू है dN/dt का जो फाइनल वाला है, तो वो एक्चुअली n के बराबर प्रोपोर्शन में रहा होगा। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रेशियो, since this dN/dt is proportional to n, we can just say that dN/dt initially उसको हम बोल देंगे t इक्वल टू 0 वाला dN/dt, ठीक है, t इक्वल टू 0 वाला। और यहाँ पे ये जो है ये dN/dt मतलब t इक्वल टू t वाला dN/dt है, ठीक है, t इक्वल टू t मतलब कोई भी अदर देन टाइम जो भी है। So we can just take the ratio of dN/dt, नहीं तो उसको एक्टिविटी बोलेंगे तो वो बेटर होगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी उस ये जो वर्ड है वो इसी बात के लिए एक्चुअली यूज किया हुआ है या इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उसका फायदा वही होता है कि dN/dt जो है वो हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। t विल बी 3.03, 2.303, कैसे क्या? देखो dN/dt इन द इनिशियल केस इज एक्चुअली गोइंग टू बी, उसको ए नॉट भी बोल सकते हैं। देखो ये जो पूरा है ना, इसको हम ए बोल सकते हैं, तो ए नॉट मतलब इनिशियल एक्टिविटी हो गया, और ये जो है वो फाइनल एक्टिविटी, उसको हम ए टी बोल सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी कैन जस्ट से दैट द रेशियो ऑफ एक्टिविटी, that is a naught upon at, will actually be equal to the ratio of number of nuclei present at any time, that is n naught upon n, करेक्ट है। तो वही बात हमको यहाँ पे यूज करनी है, तो जिससे कि हमको ये मिलता है कि ए नॉट कितना है 15.3, करेक्ट है। so this is 15.3, that is to be divided by this 12.3, right? So this is 12.3, and that is going to be actually equal to n naught upon n, yes, and then we can just be able to say that this value of n naught upon n इसमें से हमको मिल गया। देखो तो n naught upon n का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, we can just try to find out this answer in decimals, okay? So how much it comes out to be, you can see 15.3
3 divided by 12.3, that comes out to be 1.244 ही ले लेंगे उसको, 2.4 1.244, okay, 1.244, okay. So this is actually the value of n naught upon n, sorry, okay, or we can call it as nt also, no doubt. Okay, so we can just say that this 1.244 has to be put here in this formula, correct? But at the same time, lambda is also to be found out. How do we find out lambda? तो lambda के लिए रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड, करेक्ट है? एंड जबकि यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ठीक से, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, नहीं सॉरी लैम्बडा दिया है ना, ओके ओके ओके, यस, सो लैम्बडा दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर, ये हाफ लाइफ पीरियड का भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली. So lambda is ready made given. So we can just try to find out this time t, which will be actually equal to 6.303 into log to the base 10 of this number, ratio of this number, that is 1.244. Okay, and that is to be divided by this lambda, which is here 3.839 into 10 raised to minus 12. Okay, so this 10 raised to minus 12 will just get into the numerator and will become 10 raised to plus 12, no doubt. But what we have to multiply here is 6.303, and it should be multiplied with the log of this number 1.244. Just take the log of this number 1.244, see how much it is going to be. मतलब हमको 12 का देखना है 4 में और 4 में, राइट? सो 12 के अंदर 4, इट बिकम्स 0934, और 4 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर दो जो कि 14 है, तो वो 48 0948 बनता है. ओके, 0948, so it will actually be 0.0948, yes, and this will be divided by 3.839 and must be multiplied with 10 raised to 12 actually, correct? So if we just solve this, yes, so here 6.303, अरे 6.303 नहीं, वो 2.303 है, राइट राइट राइट, सॉरी 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 सॉरी, अभी समझ में आया मेरे को. 2.303 multiplied with 0.0948, and that is to be divided with 3.839, okay, 839, yes, which comes out to be 0.05687, 0.05687, okay, so it is going to be 0.05687 into 10 raised to 12. Okay, now just try to convert this into years. Yes. ओके, कैलकुलेशन में हमने 2.303 ही लिया, जस्ट यहाँ पे लिखने के टाइम यहाँ पे हमने 6.0303 लिखा हुआ है. ठीक है, तो अभी ये जो हमको आंसर मिला वो कौन से यूनिट्स में है बताओ?
It's going to be in सेकेंड्स। समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने दिया है ना, ये जो लैम्बडा दिया है, तो वो लैम्बडा पर सेकेंड में दिया है, राइट, पर सेकेंड। डोंट वरी अबाउट दिस रेट विच इज गिवन इन पर ग्राम पर मिनट, ठीक है। वो रेट जो है उसका जो यूनिट है वो तो इधर ही कैंसिल हो गया जब हमने रेशियो लिया। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो वो अपेयर नहीं करेगा लास्ट में। बट यहाँ पे ये जो हमको मिलने वाला है वो एक्चुअली सेकेंड्स में मिलने वाला है, सेकेंड्स में, करेक्ट है। तो अगर ये सेकेंड में है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5.687, ओके, दिस विल बी 5.8, sorry, 5.687, and that is to be divided by, sorry, this will be multiplied by 10 raised to 10 actually, correct है। So this is the time after which this decay rate will become 12.3, but we want to find out it in years. So how can we convert it into years? Seconds को years में कैसे convert करते हैं? तो उसके लिए हमको number of years in second से divide करना पड़ेगा इसको। तो देखो यहाँ पे ये पूरा जो है 5.687 into 10 raised to 10 has to be divided by 365, that is the number of days in a year, and multiplied by the 86400, that is the number of seconds in a year, in a day, okay। तो अब ये अगर वर्कआउट करेंगे कैलकुलेशन, तो देखो क्या बन रहा है। yes, so this should be divided by, नहीं, sorry, so 5.687 must be divided by 365 first, and that is again divided by 86400, ओके। देखो ठीक से यहाँ पे जो मिल रहा है 1.803 into 10 raised to minus 7, okay। So here the answer of this comes out to be 1.803 into 10 raised to minus 7, बट दिस 10 raised to minus 10 जो है वो हमने लिया ही नहीं था कैलकुलेशन में, तो इसलिए वो यहाँ पे अपेयर करेगा एज इट इज। So it should be multiplied with 10 raised to 10 here, so that in the next step it will become 10 raised to 3. And if you multiply this 1.803 by 10 raised to 3, then it becomes 1803, and that is going to be in years, okay, which is going to be their answer, ठीक है। So this should be the correct answer। चलो next step, next question, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ओके। देखो ठीक से, दिस इज द क्वेश्चन। The isotope cobalt-57 decays by electron capture to iron-57 with a half-life of 272 days, okay। The iron-57 nucleus is produced in an excited state, and it's almost instantaneously emits the gamma rays, okay। So it almost instantaneously emits gamma rays, okay। Then find the mean lifetime or and decay constant for cobalt, ओके। मीन लाइफ टाइम हमको निकालना है और डीके कांस्टेंट भी निकालना है, चलो ठीक है ना। डीके कांस्टेंट अगर मिल गया तो मीन लाइफ टाइम तो मिल ही जाएगा, ओके। एंड इफ एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन सोर्स cobalt-57 is 2 microcurie now, then how many cobalt-57 nuclei does the source contain, okay। What will be the activity after 1 year? Yes, so let us try to do this।
नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो एक्चुअली। आइसोटोप कोबाल्ट डिकेज विथ अ हाफ लाइफ ऑफ 272 days। वो कोबाल्ट का है एक्चुअली। यस, ठीक है, ये जो हाफ लाइफ दिया है ना, वो कोबाल्ट का है। देखो, आइसोटोप कोबाल्ट डिकेज, ये जो है बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर टू दिस, ये जो एक बाजू में रखो थोड़े देर समय के लिए। तो द आइसोटोप कोबाल्ट डिकेज विद द हाफ लाइफ ऑफ 272 days। मतलब कोबाल्ट का जो हाफ लाइफ है वो 272 days दिया हुआ है। मींस कोबाल्ट कन्वर्ट्स इनटू आयरन इन 272 days with that much is a half life एक्चुअली। ठीक है, अभी रैंडमली तो अलग अलग एटम्स न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग टाइम पे वो कन्वर्ट होंगे आयरन के अंदर, बट हाफ लाइफ उसका 272 days दिया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट का जो हाफ लाइफ है वो हमको दिया हुआ है। अभी देखो, कोबाल्ट का अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है तो उससे उसका लैम्बडा निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट इज गिवन टू बी 272 days, so lambda can be easily found out। lambda is equal to क्या होता है, 0.693 divided by half life, that is t। so if we just work this out, then we can get this 0.693, that is to be divided by t half, which is going to be 272। okay, बट अभी हमको किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे 7 days को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर जो सेकेंड्स होते हैं 86400, दिस इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। तो वो अगर करेंगे पूरा तो हमको ये मिलेगा उसका लैम्बडा। लैम्बडा मतलब डीके कांस्टेंट। so let us do that। yes, it is going to be 0.693 divided by 272, and that is again to be divided by 86400। yes, okay, so it comes out to be 2.948। ओके, 2.94888 मतलब 2.95 पकड़ लो उसको, into 10 raised to minus 8, remember। so it will be 2.95 into 10 raised to minus 8। okay, which is already given here, so we have got it। okay, lambda तो चलो मिल गया। अभी और क्या निकालना है हमको, उसका मीन टाइम भी निकालना है। देखो, मीन लाइफ टाइम, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस मीन लाइफ टाइम। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया, डेरिवेशन किया था, और मीन लाइफ टाइम जो है वो निकाल के दिखाया था, और एवरेज लाइफ भी बोलते हैं उसको। तो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, ठीक है, वाज फाउंड आउट टू बी इक्वल टू 1/लैम्बडा। करेक्ट है, 1/लैम्बडा। सो अगर 1/लैम्बडा यूज करेंगे यहाँ पे तो वो हमको मिलेगा 1/this 2.95 into 10 raised to minus 8, and hence it will become 1/2.95 कितना बनता है, देखो ठीक से। if we just reciprocal this तो वो बन गया, ये देखो 3391, और पॉइंट यहाँ पे, तो इधर से पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। so you can obtain it as 3.39 into 10 raised to 7, that's it। so it is 3.39 into 10 raised to 7। okay, and that is going to be the half life, sorry, average life, which is obtained here। correct है। ओके, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है थोड़ा सा तुम भी घर पे ट्राई करो, so that next time we can just see the doubts।
ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।